तो चलिए आज की बातचीत एक एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो मतलब पहली नजर में बिल्कुल बेतुकी सी लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। और वजह? वजह है ग्रीनलैंड। मुझे ये दोबारा कहना पड़ रहा है क्योंकि ये सुनने में ही इतना अजीब है। हाँ, ग्रीनलैंड को लेकर एक ट्रेड वॉर। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा व्यापारिक झगड़ा नहीं है, ये तो सीधे सीधे मतलब आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल है। एक भू राजनीतिक मकसद के लिए। हाँ, हम यहाँ एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए 1 फरवरी से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने एक धमकी भी दी है। अच्छा। कि अगर यूरोपीय देश उनकी ग्रीनलैंड योजना का विरोध करते रहे तो 1 जून से यही टैरिफ 25% हो जाएगा। तो ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। संदेश बिल्कुल साफ है। क्या है संदेश? या तो हमारी लाइन में आ जाओ या फिर आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहो। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। तो आज का हमारा मिशन यही है, हमें ये समझना है कि ग्रीनलैंड खरीदने की एक पुरानी लगभग मजाक में कही गई बात आज अमेरिका और यूरोप के बीच इतने बड़े टकराव में कैसे बदल गई। चलिए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। और ये भी देखिए कि निशाने पर कौन से देश हैं। हाँ, ये जरूरी है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। ये सभी अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी हैं। वही तो, ये कोई दुश्मन देश नहीं है। नहीं। और इस सबके बीच ट्रंप का बयान आता है कि ये कदम वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी है। सच कहूं तो ग्रीनलैंड और विश्व शांति एक ही वाक्य में। हाँ, एक ही वाक्य में सुनना बहुत अजीब लगता है। ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये सुनने में भले ही बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी जियोपॉलिटिकल सोच काम कर रही है। अच्छा। ट्रंप प्रशासन का तर्क ये है कि आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र ही ग्लोबल पावर का सेंटर बनने वाला है। मतलब जिसका इस बर्फीले इलाके पर कंट्रोल होगा, दुनिया पर उसी का दबदबा होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये भविष्य की शतरंज की बिसात है और ग्रीनलैंड उसका सबसे जरूरी मोहरा है। एकदम सही। और वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि रूस और चीन इस इलाके में बहुत तेजी से अपना सर बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर रूस और चीन ने आर्कटिक में पैर जमा लिए तो इससे न्यूक्लियर बैलेंस बिगड़ेगा, नेटो की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और वो अमेरिका यूरोप का पूरा सुरक्षा ढांचा हिल जाएगा। 1 मिनट, लेकिन क्या ग्रीनलैंड में रूस और चीन की वाकई में कोई बड़ी मौजूदगी है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। यही तो इस तर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। असल में अभी वहां उनकी कोई खास मौजूदगी नहीं है। तो फिर? लेकिन ट्रंप एक कहानी बना रहे हैं। वो एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर रहे हैं ताकि अपने एक्शन को जायज ठहरा सकें। अच्छा। उनका कहना है कि हमें रूस और चीन की संभावित मौजूदगी को खत्म करना है इससे पहले कि वो वहां आएं। वाह, तो तर्क ये है कि क्योंकि भविष्य में कोई खतरा आ सकता है, इसलिए हम आज ही उस जगह पे कब्जा कर लें। और अगर यूरोप इस बात से सहमत नहीं है तो वो विश्व शांति को खतरे में डाल रहे हैं। सही पकड़ा। ये एक जबरदस्त दांव है। यही उनकी डिप्लोमेसी है। मतलब एक छोटे से क्षेत्रीय विवाद को ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दो, ताकि टैरिफ जैसे कड़े कदमों को सही ठहराया जा सके। ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बर्फ से ढका हुआ, आबादी बहुत कम, इसे लेकर इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? यहाँ कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जो इसे आप कह सकते हैं प्राइम रियल एस्टेट बना देते हैं। जैसे? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ठीक बीच में है। ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच एक विशाल, कभी न डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। और मैंने सुना है कि क्लाइमेट चेंज इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ला रहा है। क्लाइमेट चेंज ही असल में गेम चेंजर है। देखिए, जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, 2 चीजें हो रही हैं। एक, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग का टाइम और पैसा दोनों बचाएंगे। तो जिसका इन रास्तों पर कंट्रोल होगा उसे जबरदस्त फायदा होगा। रणनीतिक फायदा। और दूसरी चीज, खजाना। बिल्कुल, दूसरी चीज है खजाना। सदियों से बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे खनिज भंडार अब बाहर आ रहे हैं। हम किस तरह के खनिजों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोना, तांबा, यूरेनियम और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स की, जो आज की हर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, फोन से लेकर मिसाइल तक। तो जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, माइनिंग आसान होती जा रही है। तो ये एक मिलिट्री किला भी है और एक सोने की खान भी, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खुल रही है। कमाल का कॉम्बिनेशन है। और सैन्य नजरिए से देखें तो यहाँ से पूरे उत्तरी गोलार्ध पर नजर रखी जा सकती है।
मिसाइल हमलों का पता लगाने के लिए। हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की ये सबसे अच्छी जगह है। साथ ही स्पेस में सैटेलाइट्स पर नजर रखने के लिए भी ये लोकेशन बेजोड़ है। तो अमेरिका को डर है कि रूस का दबदबा बढ़ जाएगा? हाँ, अमेरिका को लगता है कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से गया तो आर्कटिक पर रूस का दबदबा हो जाएगा, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता। तो क्या ट्रंप की योजना अब भी वही है जो उन्होंने पहले कही थी कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं? नहीं, उस ऑफर को तो डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया था। हाँ। और अब वो योजना बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये सिर्फ खरीदने बेचने का मामला नहीं रहा, अब ये एक 3 लेवल की स्ट्रैटेजी है। ओके, इसे समझते हैं। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है राजनीतिक दबदबा। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड के भविष्य से जुड़े हर बड़े फैसले पर उसका वीटो हो, उसका कंट्रोल हो। मतलब सरकार भले ही वहां की हो, लेकिन आखिरी फैसला वॉशिंगटन से आए। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा लेवल है रणनीतिक नियंत्रण। अमेरिका चाहता है कि आर्कटिक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का सेंटर ग्रीनलैंड बने और उसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में हो। सैन्य अड्डों को और बढ़ाना चाहेंगे वहां? हाँ, बिल्कुल। और तीसरा जाहिर है पैसा होगा। आर्थिक पहुंच? हाँ, तीसरा लेवल है आर्थिक पहुंच। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड के जो भी खनिज संसाधन हैं, उन्हें निकालने का पहला अधिकार अमेरिकी कंपनियों को मिले। तो ये तो सिर्फ जमीन खरीदने का सौदा नहीं है। नहीं, ये एक पूरे क्षेत्र का पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक अधिग्रहण करने जैसा है। ये तो एक अधिग्रहण की योजना है, खरीद की नहीं। सही कहा आपने। वाह, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब समझ में आ रहा है कि यूरोप इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहा है। उनके विरोध के पीछे बहुत ठोस कारण है। क्या है मुख्य तर्क? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय कानून। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा होते हुए भी एक स्वायत्त यानी सेल्फ गवर्निंग इलाका है। इसका मतलब है कि डेनमार्क भी अपनी मर्जी से इसे किसी को बेच या दे नहीं सकता। बिल्कुल, इसके लिए ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति जरूरी है। और ग्रीनलैंड के लोग तो बार बार मना कर चुके हैं। हाँ, वो साफ कह चुके हैं कि उन्हें अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनना। वो अपनी पहचान, अपनी आजादी को बनाए रखना चाहते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सबसे ऊपर होनी चाहिए। सही बात है। मुझे लगता है यूरोप की चिंता सिर्फ डेनमार्क को लेकर नहीं होगी, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करेगा। कैसे? सोचिए, अगर अमेरिका, जो खुद को नियमों पर आधारित दुनिया का लीडर कहता है, वो ताकत के दम पर एक इलाके पर अपना कंट्रोल कर ले, तो ये चीन और रूस जैसे देशों को क्या संदेश देगा? मतलब कल को रूस अपने किसी पड़ोसी देश पर दावा कर सकता है। हाँ, या चीन किसी द्वीप पर। और वो अमेरिका का ही उदाहरण देंगे कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। ठीक यही। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी, जिसका आधार ये है कि देशों की सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलने लगेगा, जो कि एक अराजकता की स्थिति होगी। बिल्कुल। अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह टैरिफ का इस्तेमाल करना, ये तो ट्रम्प का ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया है। हाँ, बिल्कुल। टैरिफ अब सिर्फ एक आर्थिक टूल नहीं रहा, ये एक हथियार बन गया है। सजा देने का, अपनी बात मनवाने का। इसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी जबरदस्ती वाली कूटनीति। और वो इसे अपने सबसे करीबी दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस बात को और भी गंभीर बना देता है। हाँ, इस कदम ने नेटो को तो हिलाकर रख दिया होगा। नेटो में इस वक्त एक तरह का सदमा और खलबली मची हुई है। कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर रखी है कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य अमेरिका अपने ही एक साथी डेनमार्क को उसी के इलाके को लेकर धमका रहा है और आर्थिक सजा दे रहा है। रुकिए, इसे ठीक से समझते हैं। अमेरिका अपने ही एक नेटो सहयोगी को धमका रहा है, एक ऐसे क्षेत्र को लेकर जो तकनीकी रूप से खुद नेटो के सुरक्षा कवच में आता है। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। हाँ, यह गठबंधन के मूल विचार पर ही हमला है। आप सोचिए, नेटो के छोटे सदस्य देश क्या सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका डेनमार्क के साथ ऐसा कर सकता है तो कल हमारी क्या गारंटी है। बिल्कुल, इससे नेटो के अंदर का भरोसा टूट रहा है और बिना भरोसे के कोई भी गठबंधन सिर्फ कागज का रह जाता है। तो क्या हम नेटो के टूटने के खतरे की बात कर रहे हैं? खतरा तो पैदा हो ही गया है, या नेटो के इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक है। ठीक है, तो इन सब का निचोड़ क्या है? इसका अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? इसके आर्थिक परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले। सबसे सीधा असर तो यूरोपियन एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। हाँ। अमेरिका जाने वाली यूरोपियन कारें, मशीनें, लग्जरी सामान सब महंगे हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। हाँ, और इसका असर तो अमेरिकी लोगों पर भी पड़ेगा, है ना? जरूर।
अमेरिकी ग्राहकों को वही यूरोपियन सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इससे महंगाई बढ़ सकती है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। बिल्कुल। और वैश्विक बाजार में तो अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़ती हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है, निवेशक घबराते हैं और बाजार में अस्थिरता आती है। और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं तो अब मजाक बनकर रह गई हैं। कोई उनके नियमों की परवाह ही नहीं कर रहा है। नहीं। और मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी इसकी बलि चढ़ गई है। हाँ, और शायद ये सबसे बड़ा तात्कालिक नुकसान है। अच्छा। अमेरिका और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी थी। सब कुछ तय था, बस यूरोपियन संसद से पास होना बाकी था। इस डील से दोनों के बीच व्यापार और आसान हो जाता। हाँ। लेकिन अब इस जहरीले माहौल में तो ये नामुमकिन लगता है। नामुमकिन है। यूरोपियन संसद अब इस डील को कभी पास नहीं करेगी। तो वो डील अब ठंडे बस्ते में चली गई है। बिल्कुल। यानी जिस वक्त दोनों पक्ष व्यापारिक शांति समझौते पर दस्तखत करने वाले थे, ग्रीनलैंड के इस मुद्दे ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये दोनों के बीच आर्थिक दूरियों को और बढ़ाएगा। हाँ। तो आज हमने देखा कि कैसे ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की एक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने आर्थिक हथियारों का रूप ले लिया है। और इससे न सिर्फ अमेरिका यूरोप के दशकों पुराने गठबंधन की नींव हिल गई है, बल्कि पूरी ग्लोबल व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये मामला सिर्फ जमीन या संसाधनों का नहीं है। ये इस बात का प्रतीक बन गया है कि भविष्य की दुनिया कैसे चलेगी। क्या वो आपसी सहयोग और नियमों पर आधारित होगी या फिर एक तरफा ताकत के प्रदर्शन पर? वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। और इस पूरी भू राजनीतिक खींचतान और शक्ति के खेल में एक सवाल है जो कहीं पीछे छूट गया है। क्या? ग्रीनलैंड के अपने लोग, जिनकी इच्छा और स्वायत्तता का सम्मान करने की बात डेनमार्क भी करता है, उनका भविष्य क्या होगा? क्या उनकी आवाज इस बड़ी लड़ाई के शोर में कहीं दबकर रह जाए?